अब आज हम आपको उत्तर प्रदेश में आज ही समाप्त हुए चौथे चरण के चुनावों का विश्लेषण दिखाएंगे और हर बार की तरह इस बार भी हमारे रिपोर्टर्स आज दिन भर पोलिंग बूथ्स पर मौजूद थे और वो आप सबको आज के चुनाव का आंखों देखा हाल बताएंगे। अब तक हुए 4 चरणों में उत्तर प्रदेश की 57% सीटों पर अब चुनाव हो चुका है, यानी आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। इसलिए आज इस बात का विश्लेषण करना भी जरूरी है कि अब तक हुए 4 चरणों में यानी इन 57% सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी का भारी है या समाजवादी पार्टी अच्छा खेल रही है। आज चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर लगभग 59% वोटिंग हुई है। ये आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं और वोटिंग 6 बजे तक हुई है, इसलिए आंकड़े अभी थोड़ी देर के बाद बदल भी सकते हैं। पिछली बार इन्हीं सीटों पर लगभग 62% वोटिंग हुई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार वोटिंग कम हुई है। आज जिन 9 जिलों में वोटिंग हुई उनमें पीलीभीत और बांदा जिले को छोड़कर बाकी जिले अवध क्षेत्र में आते हैं और ये कुल मिलाकर 7 जिले हैं जिन्हें आप इस नक्शे पर अब देख सकते हैं। इनमें लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर भी शामिल है। रायबरेली एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सोनिया गांधी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ती थी और एक जमाना वो था जब सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति एक बार कैंपेन के लिए वहां चला जाता था तो कांग्रेस का उम्मीदवार ही यहां से जीतता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। पिछली बार बीजेपी ने इन 9 जिलों की 59 सीटों पर एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। उसे एक तरफा जीत मिली थी और तब 59 में से बीजेपी को 51 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 और कांग्रेस और बीएसपी को 2-2 सीटें मिली थी। यह पिछली बार का स्कोर है और आज भी इन सीटों पर वोटिंग के दौरान हमारी रिपोर्टिंग टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और हमारा अनुमान है कि बीजेपी इस क्षेत्र में 2017 के अपने शानदार प्रदर्शन को फिर से दोहरा सकती है। यानी पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी ने शानदार बैटिंग की है, बहुत अच्छा खेल दिखाया है और बीजेपी को उन्होंने बांध कर रखा, लेकिन अब उसकी सांसें फूलने लगी हैं और उसके लिए बाकी के चरणों में रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया। अगर आप बॉक्सिंग के मैच से इसको कंपेयर करें तो आप ये मान सकते हैं कि जो शुरू के 2 राउंड रहे उसमें बराबरी की टक्कर रही। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा खेली और उसने बीजेपी को काफी छकाया, लेकिन तीसरे और आज चौथे राउंड में अब समाजवादी पार्टी की सांस फूलने लगी है, अब समाजवादी पार्टी थकने लगी है और जो आज के बाद के जो सारे राउंड हैं ये असल में बीजेपी के राउंड होंगे। इसके पीछे एक वजह यह है कि बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हमने आपको बताया था कि पहले और दूसरे चरण में कैसे अखिलेश यादव ने केवल मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक के फॉर्मूले पर निर्भर न रहकर अपनी राजनीति की लैब में एक नया फॉर्मूला तैयार किया था जिसमें वो अलग अलग जातियों को संगठित करके एक नया वोट बैंक बनाना चाहते थे। यानी ये जो MY फॉर्मूला था, मुस्लिम प्लस यादव, इसको उन्होंने और एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया और इस MY में उन्होंने J प्लस S, M प्लस K प्लस G ये सब उन्होंने इसमें ऐड कर दिया था। ये फॉर्मूला है क्योंकि इसमें मुस्लिम प्लस यादव प्लस जाट प्लस सैनी प्लस मौर्य प्लस कुर्मी और प्लस गुर्जर, इन सारे वोट बैंकों को उन्होंने इसमें शामिल कर लिया था। यह नया फॉर्मूला था अखिलेश यादव का, लेकिन हमारा आकलन है कि तीसरे और चौथे चरण में यह फॉर्मूला अखिलेश यादव का ज्यादा चला नहीं, क्योंकि बीजेपी ने इसके जवाब में एक और नया फॉर्मूला तैयार कर लिया और यह फॉर्मूला है T प्लस B प्लस B प्लस L प्लस K प्लस S, यानी ठाकुर प्लस ब्राह्मण प्लस बनिया प्लस लोधी प्लस कुर्मी प्लस शाक्य। ये बीजेपी का नया फॉर्मूला है अखिलेश यादव के फॉर्मूले के खिलाफ। आज के चरण में बीजेपी के 17 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय के हैं, 16 दलित हैं, 9 ब्राह्मण, 9 ठाकुर, 6 बनिया और कायस्थ समाज और 1 सिख धर्म से है। इसके अलावा एक प्रत्याशी खत्री समाज से भी था। यानी इस चरण में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग ने अखिलेश यादव के समीकरणों को उलझा दिया है। अखिलेश यादव ने भी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन इस बार आज की जो इंजीनियरिंग रही है उसमें बीजेपी के जो इंजीनियर्स हैं वो बाजी मार ले गए। अगर आज के वोटिंग पैटर्न की बात करें तो इसे आप 5 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, ग्राउंड जीरो के दौरान हमारी टीम ने जो देखा उसके आधार पर हमारा आकलन है कि इस चरण में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और बीजेपी को हिंदुओं और खास तौर पर पिछड़ी जातियों के वोट संगठित रूप से मिले हैं।
यानी कई गांवों ने एक साथ बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। गांव के गांव बीजेपी के पक्ष में चले गए, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर ज्यादा फायदा नहीं मिला और यह बात उनकी चिंता बढ़ा सकती है। अखिलेश यादव इस बात को जानते थे और इसीलिए उन्होंने इस चरण में मुस्लिम और यादव समुदाय के उम्मीदवारों को कम टिकट दिए थे, लेकिन इस बार उनकी यह सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही। दूसरा पॉइंट यह है कि पहले और दूसरे चरण के बाद अब बीजेपी को बाकी के चरणों में ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। उनको जो चोट खाने का समय था वो अब जा चुका है और बीजेपी लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और गोरखपुर जैसे जिलों में पिछले जैसा शानदार प्रदर्शन फिर से दोहरा सकती है। यानी इन जिलों में बीजेपी को नुकसान ना के बराबर होने की उम्मीद है। तीसरा पॉइंट, चौथे चरण में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्लस यादव फैक्टर पर बीजेपी का मोदी प्लस योगी फैक्टर भारी पड़ा है। अगला पॉइंट यह है कि आज कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में भी वोटिंग हुई, जहां कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस ने पूरे यूपी में जो 7 सीटें जीती थी, उनमें 2 सीट कांग्रेस को इसी जिले से मिली थी। लेकिन हमारा अनुमान है कि इस बार कांग्रेस रायबरेली में अपनी इन 2 सीटों को भी गंवा देगी, बचा नहीं पाएगी, क्योंकि यहां मुकाबला अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। सीधा मुकाबला, यानी कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रायबरेली जाकर चुनाव प्रचार ही नहीं किया और प्रियंका गांधी वाड्रा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और राहुल गांधी ने अपने आप को उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से काफी हद तक दूर रखा है। राहुल गांधी भी वहां नजर नहीं आए, यानी उन्होंने सब कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा पर छोड़कर रखा है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेहनत तो बहुत की, इसमें कोई शक नहीं है, दिन रात एक लगा दिया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यह है कि आज अवध के 7 जिलों में वोटिंग हुई है और वहां राम मंदिर का मुद्दा बहुत अहम रहा है। और एक बात और है, आज कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर वोट नहीं पड़े, बल्कि वोट पड़े हैं योगी और अखिलेश के नाम पर। और ऐसा हमारा आकलन है कि चौथे चरण की कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर भी हो सकती है और यहां कई सीटें ऐसी होंगी जहां हार जीत का अंतर 500 से 1000 वोटों के बीच हो सकता है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा अच्छा लड़ी है आज के फेज में भी, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उन्नाव और लखीमपुर खीरी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सुपर ओवर की स्थिति बन सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में अब तक हुई वोटिंग की बात करें तो अब तक 45 जिलों की 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी 57% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सरकार बनाने के लिए 403 में से जो 202 सीटें चाहिए, उससे भी ज्यादा सीटों पर वोट डल चुके हैं और अब आगे के जो चरण बचे हैं वो एक बॉक्सिंग राउंड की तरह होंगे, जिनमें 30 जिलों की 172 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 8 जिले अवध के हैं और 22 जिले पूर्वांचल के हैं। और अगर अब तक हुए 4 चरणों की वोटिंग का सार आपको बताएं तो वो ये है कि अब बीजेपी के सामने ज्यादा चुनौती नहीं बची है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के सारे कारतूस समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब उसकी बंदूक में ज्यादा गोलियां बची नहीं है और अब बीजेपी की जो बंदूक है वो पूरी भरी हुई है अभी भी। और इन चरणों में वोट जाति और धर्म से ज्यादा मोदी और योगी के नाम पर पड़ सकते हैं। इसके अलावा आने वाले 3 चरणों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोगी दलों की अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि चुनाव धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ अब प्रस्थान कर रहा है। और अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं रायबरेली, जहां हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हैं, और लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी हैं विशाल पांडे। आप जानते हैं हर बार जब भी 4 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, हर बार वोटिंग के बाद ये दोनों चुनाव के एक्सपर्ट हमेशा आपके सामने आते हैं और आपको बताते हैं कि दिन भर इन्होंने क्या देखा। और इस समय टीवी इंडस्ट्री में इनसे सटीक आकलन आपको और कहीं देखने को मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम रायबरेली चलते हैं रवि के पास। रवि, आज जो वोटिंग हुई है उसका आकलन आप कैसे करेंगे?
सुधीर जी, चौथे फेज का अगर आकलन करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे दिलचस्प आकलन ये है कि अब तक जो समाजवादी पार्टी बढ़त करते हुए दिख रही थी, आज पहले दिन मुझे दिखा है कि समाजवादी पार्टी भी घट रही है, उसका भी नुकसान हो रहा है। मतलब उसके सिटिंग एमएलए भी हार रहे हैं। और ये रायबरेली जिले की बात कर रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस तो साफ होती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी एक ऐसी सीट है, ऊंचाहार सीट का नाम आपने सुना होगा, जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य रहने वाले, उन्होंने जहाँ वोट डाला है। और बड़ा वहाँ ये चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप को नेवला एक बार कहा था और उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को सांप कहा था। तो वहाँ ये चर्चा है कि ये नेवला जो है बीजेपी और आरएसएस के बजाय सपा में ही अपना काम करना शुरू कर दिया है। यानी अगर उच्चाहार सीट सपा हार रही है तो उसमें एक बड़ा रोल स्वामी प्रसाद मौर्य का माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर वहाँ के कैंडिडेट को हरा रहे हैं तो वो कैंडिडेट स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने के लिए कहीं ना कहीं जहाँ से फाजिल नगर से वो लड़ रहे हैं तो वहाँ जाएंगे। यानी समाजवादी पार्टी का नुकसान भी शुरू हो रहा है, उनका अंदरूनी लड़ाई भी आज से शुरू हो रहा है। और अब नुकसान माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब आने वाले दिनों में लगभग दर्जन सीट हार सकती है, 1 दर्जन के आसपास सीट लूज कर सकती है। यानी 47 में से 12 सीटें वो भी हारेगी। केवल बीजेपी ही नहीं अभी तक लॉस कर रही थी, अब समाजवादी पार्टी के भी नुकसान का समय आ गया है। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीतेंगी लेकिन कुछ सीटें हारने भी वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखने को मिली सुधीर जी आज कि जो ब्राह्मण वोटर है, ये माना जा रहा था कि ब्राह्मण वोटरों में नाराजगी है। आपने देखा होगा कई बार चर्चा आई थी कि बीजेपी बहुत परेशान है कि इसको कैसे अपने साथ रखा जाए। तो ब्राह्मण वोटर में ये दिखा है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ वोट करता हुआ कम दिखा है, वो बीजेपी के साथ जा रहा है। बसपा के साथ कुछ जगह जा सकता था अगर बसपा मजबूती से लड़ती तो, लेकिन ब्राह्मण वोटर चूंकि अगर आप इस बेल्ट की बात करेंगे तो चौथा, पांचवा, छठा और सातवें फेज में कोई लगभग ऐसे विधानसभा सीट है जहां 30,000 से ज़्यादा ब्राह्मण वोटर है। तो ब्राह्मण और ठाकुर अगर एक साथ मिल जाते हैं तो ये वोटर आपको ठीक ठाक मार्जिन देते हैं। और अगर ओबीसी का जो अदर देन यादव वोटर है वो इनके साथ इंटैक्ट रह जाता है तो बीजेपी आराम से जीत जाती है। तो यही फॉर्मूला दिखता हुआ नजर आ रहा है कि ब्राह्मण और ठाकुर में जो लग रहा था कि ब्राह्मण नाराज होगा, वोट नहीं देगा, वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट होता दिख रहा है। बीजेपी इसको मनाने में कामयाब रही है। दूसरा, किसानों की नाराजगी का जो मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का था। जो आप रायबरेली की बात कर लें, चाहे इसके आसपास जो इलाका है, इसमें बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले इस मुद्दे को एड्रेस करके इस समस्या का समाधान ढूंढा है। उन्होंने कहा है कि 10 मार्च के बाद वो खुद इस मामले का समाधान निकालेंगे और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जो लोगों को पसंद आएगा। तो लोगों को एक भरोसा चाहिए था कि इसका समाधान निकलेगा, वो भरोसा मिल गया है। किसानों की नाराजगी का, ब्राह्मणों को जो नाराजगी थी कहीं ना कहीं ठाकुर सरकार होने से उनको जो दिक्कतें हो रही थी, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मामले को एड्रेस किया जाएगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो ब्राह्मण वोटर इंटैक्ट हो रहा है। और ओबीसी में जो चंक टूटता हुआ नजर आ रहा था, अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि जो गलती बीजेपी ने की पश्चिम के इलाके में सीट बंटवारे में, वही गलती अखिलेश यादव ने पूरब में की है। तमाम जगह उन्होंने, जैसे आपको रायबरेली में ही एक ऐसी सीट है जहां पे उन्होंने गलत कैंडिडेट दिया। इसकी चर्चा पूरे रायबरेली में है कि अगर उन्होंने दूसरा कैंडिडेट दिया होता उस सीट से, बछरावा से, तो शायद वो कैंडिडेट जीत सकता था। तो ऐसी चर्चा यहां से लेकर आपको देवरिया, जो गोरखपुर और बडरौना तक देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाजुलाकर आज के चुनाव का असेसमेंट यह है कि बीजेपी अब धीरे धीरे अपने नुकसान को कम करते जाएगी और अब नुकसान की बारी समाजवादी पार्टी की भी है। तो ये अगर नुकसान दोनों को मिला के देखेंगे तो माना जा रहा है कि वही जो आपसे आंकड़ा निकल के आ रहा है कि लगभग 200-225 के आसपास बीजेपी हमें दिख रही है कि धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ती जा रही है बीजेपी अपने नुकसान को कम करने के बाद और कुछ सीटें नहीं जीतने के बाद बीजेपी लगभग 225 के आसपास आती हुई दिख रही है आज के आकलन के हिसाब से। जी, अब चलते हैं हम लखनऊ विशाल के पास। विशाल, हम जैसी बात कर रहे थे कि शुरू के जो चरण थे उसमें बीजेपी को बड़ा दर्द मिला, तो क्या अब ये माने कि अब आगे आगे दर्द लेने की बारी जो है वो समाजवादी पार्टी की है? इससे पहले डबल इंजन की सरकार की बात होती थी, योगी और मोदी। अब ऐसा लगता है कि डबल इंजन का जो चुनाव प्रचार है, यानी योगी और मोदी का चुनाव प्रचार एक साथ, वो शायद टेक ओवर कर लेगा। तो आप चारों चरणों को अगर हम आज मिला दें, क्योंकि अब 57% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, अब 57% सीटों का फैसले के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? सुधीर जी, देखिए, हर चरण का जो वोटिंग पैटर्न है वो अलग अलग गया है।
पहले चरण में बीजेपी के सामने मुश्किलें जरूर आई, लेकिन वहां पर 50-50 का मुकाबला दिखाई दिया है। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर करती हुई नजर आई बीजेपी की अपेक्षा। और अगर हम तीसरे चरण में पहुंचते हैं तो तीसरे चरण में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को काफी हद तक बचाया है, क्योंकि ये यादव लैंड कहलाता था, और अपने नुकसान को बचाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ को भी तीसरे चरण में बचाया है, जिसमें मैनपुरी, इटावा, औरैया और कन्नौज जैसे जिले आते हैं, और बाकी की सीटों पर वहां बीजेपी के लिए जो जिले बचते हैं, जैसे कानपुर शहर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, एटा, इसके अलावा बुंदेलखंड के जो 5 जिलों में तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी, वो बीजेपी के लिए काफी हद तक बेहतर थे। लेकिन जब हम चौथे चरण में पहुंचते हैं तो चौथे चरण में ये जो चौथे चरण का फेज है, इसमें काफी हद तक बीजेपी के लिए शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसे जिले हैं जैसे पीलीभीत, सीतापुर और रायबरेली। इन 3 जिलों में अगर हम देखें तो सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है 2017 के मुकाबले। और अगर हम लखनऊ की बात करें, साथ ही साथ उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, इन जिलों में बीजेपी ने अपने 17 के प्रदर्शन को दोहराते हुए यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चारों चरण के जो मुद्दे हैं सुधीर जी, वो बदलते जा रहे हैं। यहां पर दोनों ही दलों के अपने प्लस पॉइंट भी हैं और माइनस पॉइंट भी हैं। अगर हम बीजेपी के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने अपनी रैलियां उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है। और अगर हम यूपी में घूमते हैं तो मोदी के खिलाफ हमें कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरा, अगर हम बीजेपी के का जो मजबूत पक्ष है उसको बताएं तो उसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा आता है, फ्री राशन का मुद्दा आता है। लेकिन अगर बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट को हम यहां पर देखें, जो चुनाव में उनके खिलाफ मुद्दा बन रहा है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का बना, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता थोड़ा कम होना, यह एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रहा, और टिकटों का कम कट पाना। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जो समाजवादी पार्टी का प्लस पॉइंट यहां पर रहा कि बीजेपी के विरोध का जो वोट था वो सेंट्रलाइज्ड हो जाना, उसे बीएसपी और कांग्रेस की तरफ अखिलेश यादव ने नहीं जाने दिया। दूसरा, अगर हम इसमें देखें तो राज्य सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत रहती है, उसका सीधा फायदा अखिलेश ने लेने की कोशिश की। और अगर चुनावी मुद्दों में देखें तो पुरानी पेंशन और 300 यूनिट फ्री बिजली अखिलेश के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें इस पूरे चुनाव में, तो वो एक सबसे बड़ा ये रहा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर रहे हैं, योगी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा चुनावी मैदान में उतरे, उन सब के मुकाबले अखिलेश यादव अकेले ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां बीजेपी एक दिन में 16 से 17 रैलियां कर रही है 4-5 बड़े नेताओं के माध्यम से, तो अखिलेश 8 से 9 रैलियां ही कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अकेले हैं। दूसरा, अगर बीजेपी के काडर को देखें तो बीजेपी के काडर की तुलना में समाजवादी पार्टी का जो बूथ का काडर है वो कमजोर है। ये अखिलेश के नेगेटिव पॉइंट जाएंगे। और इसके अलावा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेरते हुए इसे उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन जो 5वां और 6ठे चरण का चुनाव आएगा सुधीर जी, यहां पर 50-50 का मुकाबला होगा, और 7वें चरण में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये पूर्वांचल का कोर बेल्ट आएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक वाराणसी में कैंप करेंगे। और पूर्वांचल की जो सियासी हवा है, क्योंकि इससे पहले भी जो पूर्वांचल का गणित बैठता है, क्योंकि वहां यादव मुस्लिम प्लस ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन, और पूर्वांचल में ही बीजेपी ने भी पूरा सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रखा है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का पूरा अंदाजा है कि 7वें चरण में उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए अनुप्रिया अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि जो दर्शकों को समझने वाली बात है वो ये है कि बीजेपी बहुत ही बड़ा संगठन है। बीजेपी चुनाव लड़ने वाली एक बहुत विशाल मशीन है। बीजेपी के पास बहुत बड़ा इंजन है और उसके पास बड़े बड़े नेता हैं, संगठन है ग्राउंड पर। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी खुद उतरे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, दिन में 2-2 रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं, और अब तो खुद प्रधानमंत्री मोदी फुल टाइम अब चुनाव प्रचार में लग गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। उधर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी वन मैन शो है, सिर्फ अखिलेश यादव अकेले हीरो हैं, सोलो हीरो वाली वो पिक्चर है, और उसमें सिर्फ अखिलेश यादव के बाद दूसरा नेता आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए उनकी अपनी लिमिटेशन है कि वो दिन में कितनी जगहों पर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। यही लिमिटेशन
प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ है, वो भी अकेले अपने दम पर ही किसी तरीके से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही हैं, और मायावती ज्यादा सक्रिय है नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे और आज उन्होंने क्या कहा, एक बार आप फिर से देखिए। जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बड़ा परिवार वर्सेस छोटा परिवार का मुद्दा बना दिया है, बड़ा परिवार वर्सेस परिवारवाद। और जब वो परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं तो उसमें अखिलेश यादव भी लपेटे में आ जाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एक परिवार की पार्टी है, और साथ में कांग्रेस भी लपेटे में आ जाती है, क्योंकि गांधी परिवार भी जो है वो परिवारवाद के लपेटे में आ जाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं ये बात जरूर करते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.